चेकिंग अभियान भी चला रही है। और ये 3 तस्वीरें आप देखिए, हाई अलर्ट पर है राजधानी दिल्ली। जब ऐसा कोई त्योहार होता है, कभी ऐसा कोई अवसर होता है, तो ये जो शरारती तत्व हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और ऐसे में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है राजधानी दिल्ली में। और दूसरी तरफ बॉर्डर पर भी खास निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो। और आंदोलनकारियों पर भी खास तौर पर नजर रखी गई है, क्योंकि पिछले साल हमने देखा 26 जनवरी में किस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। तो इस खास मौके पर हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कर्नल रिटायर्ड तेज टिक्कू डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। और कर्नल रिटायर्ड एस डिनी डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंदन सिंह दिल्ली से मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कुंदन, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। क्या तस्वीरें आप दिखाएंगी, वहां पर क्या तैयारियां देखने को मिल रही है लास्ट मोमेंट पर? देखिए, बिल्कुल परेड को हालांकि वक्त काफी है, करीब 3-3.5 घंटे का वक्त है। 10:30 बजे से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन जो सबसे पहली चुनौती ये होती है कि जो भी लोग जाएं अपने अलग अलग इनक्लोजर से अपने अपने जो निर्धारित आपकी जगह तय किए गए वहां पे चले जाएं। जहां तक सुरक्षा की बात करें तो न केवल इस परेड के पूरे राजपथ के दोनों तरफ, बल्कि आप साउथ दिल्ली से आप दिल्ली के हर नाके पे एक तरह से बहुत बेहद खास विकास प्रबंध करके आपको एंट्री करने दी जा रही है। और अभी तो आप मान के चलिए कि जितने जो लोग परेड में शामिल होंगे वो धीरे धीरे इकट्ठा होंगे और उनका इंक्लोजर दूसरे तरफ होता है। और फाइनली फिर 10 बजे के करीब में प्रधानमंत्री यहाँ पे उनका आगमन होता है। प्रधानमंत्री के आगमन के बाद सीधा एक बार ये रिचुअल थोड़ा सा बदल जाएगा, क्योंकि पहले अमर जवान ज्योति पर जाया करते थे और इसके बाद जो वॉर मेमोरियल पे जाया करते थे, लेकिन इस बार वॉर मेमोरियल जाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से पिछले दिनों अमर जवान ज्योति के लॉ को शिफ्ट किया गया था। और इसके बाद उपराष्ट्रपति और इसके बाद प्रथम महिला जो राष्ट्रपति की पत्नी है वो आती है, और इसके बाद 10:30 से आधे घंटे के बाद से उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और वो लगातार फिर करीब करीब 1 घंटे का पूरा ये मार्च पास्ट है। उसके बाद जो एक रिचुअल से वो पूरा किया जाता है। तो शुरुआती दौर पे चूंकि एक सुरक्षा वजहों से भी हम अपने कैमरे को और बाकी चीजों को नहीं दिखा सकते एक बार, लेकिन शुरुआती दौर पे जो लगातार लोग आ रहे हैं वो लगातार उनका आना शुरू हो चुका है। और अगर आप राजपथ, चूंकि मौसम ठंड है, धुंधला है, तस्वीरें में आप अभी भी देख रहे होंगे किस तरीके से लाइटें जल रही है, लोग आ जा रहे हैं और ज्यादातर सुरक्षा कर्मी आपको दिखेंगे और वो लोग दिखेंगे जो आज के दिन में इस परेड में पार्टिसिपेट करेंगे। दीपिका। बिल्कुल कुंदन, और सुरक्षा की अगर बात करें, क्योंकि दिल्ली में देखिए वर्किंग डे भी है आज, और दिल्ली में किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जो लोग आने जाने वाले हैं कौन से रास्ते उन्हें बंद मिलेंगे? कई मेट्रो स्टेशन भी बताए जा रहे बंद है आज। कुंदन नहीं, बिल्कुल आप इस पूरे रूट में की बात करें तो पूरे रूट में अगर आप एम से लेकर 2 लाइनें अगर प्रमुख तौर पे जो आ जाती है, वायलेट लाइन जो कि फरीदाबाद से कश्मीरी गेट बस अड्डे के लिए जाती है और दूसरा गुड़गांव से जो जहांगीरपुरी ले जाती है, उसमें इतने जो भी इस इलाके में पड़ने वाले रूट है उसमें रेड क्रॉस रोड की बात कर लें, केंद्र सचिवालय जो सबसे बड़ा स्टेशन उसकी बात करें, शास्त्री भवन की बात करें, उद्योग भवन की बात करें, तमाम इस तरह सीपी तक के जो, और उधर मंडी हाउस तक के मेट्रो स्टेशन, मंडी हाउस खुला रहेगा, इसके बाद के तमाम स्टेशन बंद रहते हैं। प्रिकॉशनरी एक पूरा प्रोटोकॉल है और न केवल आप मेट्रो आ जाया करती नहीं ना, लेकिन आप अपने स्टेशन पे चढ़ सकते ना उतर सकते हैं। और ये 12 बजे तक, जब तक पूरा रूट नहीं खत्म हो जाता। इस बार जो मोटे तौर पे जो थोड़े बहुत बदलाव किए गए उसके बारे में हम आपको बता दें कि इस बार अमूमन जो परेड लाल किले तक जाया करती थी वो नेशनल स्टेडियम तक खत्म हो जाएगी प्रोटोकॉल की वजह से, और जो झांकियां है वो जरूर लाल किले तक जाएंगी। और एक तरह से ये टाइम भी कर्टेल किया गया है। और सबसे बड़ी बात, जो लोगों का उत्साह रहता, हजारों की संख्या में लोग आते थे, वो इस बार कम कर दिया गया है। मात्र करीब 8,000 के करीब सामान्य लोग जो दर्शक होते हैं वो होंगे, और करीब 20 से 22,000 के करीब में जो डिग्निटरीज होती हैं, जिसमें न केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो दूसरे देशों के जो राजदूत होते हैं वो भी बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट करते हैं, सरकार के मंत्री और केंद्र के मंत्रियों के अलावा जो बड़े अधिकारीगण होते हैं वो पूरा एक तरह से आते हैं। तो एक जो शान थी जो वो बिल्कुल बरकरार है। और एक तरह से इस बार और भी कई चीजें नहीं होने वाली है, जिसमें
पहली बार आप देखेंगे कि नए सेंट्रल विस्टा के निर्माण के बाद ये बहुत रिकॉर्ड टाइम में किया गया था कि 26 जनवरी की परेड के लिए लगातार काम हो रहा था, वो पूरा हो गया है। और इसके अलावे अगर हम बात कर लें तो मार्च पास्ट से लेकर और भी कई चीजें इस बार नई देखने को मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मार्चिंग दस्ते में 144 अमूमन जो लोग होते थे उनको कम करके 96 कर दिया गया है। थोड़ा सा एक कोविड प्रोटोकॉल के ध्यान से डिस्टेंस रखा गया है। और एक तरह से इसकी अगर आप आर्म फोर्स की ताकत की बात करें तो कुल 6 थल सेना के दस्ते होंगे, एक नौसेना और एक एयरफोर्स का दस्ता होगा जो कि मार्चिंग परेड में पास करे। सबसे बड़ी बात एक आपको जल्दी से बता दूं कि 1950 के दशक में जो यूनिफॉर्म हुआ करते थे जो राजपूत रेजिमेंट से लेकर असम रेजिमेंट से लेके 60s के उनके जो यूनिफॉर्म को भी इस बार प्रदर्शित किया जाएगा। तो कई मायनों में इस बार कोशिश की गई है कि थोड़े से झांकियां जरूर कम कर दी गई है, जिसको लेकर आपने देखा था कि कई राज्यों से विवाद भी था, खासकर पश्चिम बंगाल के तरफ से, वो कम करके। लेकिन अलग अलग जो साउथ के ज्यादातर वो है, अगर आप एक 6 दस्ता पैरासूट रेजिमेंट एक नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म जो 15 जनवरी को दिखाई गई थी वो भी आज यहाँ पे प्रदर्शित करी जाएगी। कुछ पुराने टैंक भी इसमें शामिल होंगे, आर्मर कॉलम के पुराने टैंक 1965 और 71 के वॉर में शामिल हुए थे, उनको भी शामिल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कुछ नया, कुछ पुराना, बहुत कुछ नया, बहुत कुछ पुराना और कुछ अलग देखने को आज मिलने वाला है। परेड की जब शुरुआत होगी वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू जी, आज 73वां गणतंत्र दिवस देश मना रहा है, इस खास मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं 73वें गणतंत्र दिवस पर मैं पूरे देश को आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। मुझे याद है कि जब देश आज़ाद हुआ था और फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 में इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ, उसको लागू किया गया, तो उससे पहले जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी, खासकर उन तत्वों से जो हमारे ऊपर जो हमारे ऊपर हुक्मरान थे, खासकर वेस्टर्न प्रेस से और मेनली ब्रिटिश प्रेस से, तो हमेशा ये प्रकट किया जाता था, हमेशा ये बताया जाता था कि अरे हिंदुस्तान तो इतना बिखरा हुआ देश है, डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, भिन्नता इतनी ज़्यादा है, तो ये कैसे होल्ड करेगा, ये देश कैसे इकट्ठा रह सकता है। और उनकी नज़र में तो वो मेरे ख्याल से 20-25 साल ही हमें देते थे कि हम जिंदा रह सकते हैं और फिर हमारा देश टूट जाएगा। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि जो है हमारी, कि हमने देश को संगठित रखा, हमने देश को अपने संविधान के मुताबिक चलाया, हमने देश में कितनी कठिनाइयों के बावजूद, 5 युद्धों के बावजूद हम आगे बढ़े और आज हम अग्रिम पंक्ति के देशों में गिने जाते हैं। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी जो है हमारी उपलब्धि है पिछले 73 साल के रिपब्लिक होने में, और हमारे तो आज़ादी के 75 साल भी होने वाले हैं। तो मैं मानता हूं कि ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। देश बिखरा नहीं है बल्कि देश जुड़ा है। और साथ में एक जो बहुत बड़ी बात है जो कि हमारे आसपास के देशों में नहीं हुआ, अफ्रीकन देश, एशियन देश जहां पर डीकॉलोनाइजेशन हुई है, जो गुलामी के जंजीरों से निकल गए, उनमें तकरीबन पिछले कई सालों से या तो वहां पर डेमोक्रेसी है ही नहीं, या तो डेमोक्रेसी आई वो चली गई, या तो मिलिट्री डिक्टेटर्स रूल कर रहे हैं। अभी हमारे नेबरहुड में ही देख लीजिए क्या हो रहा है। तो मैं मानता हूं कि एक डेमोक्रेसी भारत में जो एस्टैब्लिश हुई है और हम आगे बढ़े हैं, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और मुझे लगता है हमें सबको इस बात पर गर्व होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और रिटायर्ड कर्नल एस डिनी जी, आपका भी पहला रिएक्शन, पहली प्रतिक्रिया आज के इस खास अवसर पर लेना चाहूंगी। पहली बार तो मैडम आपको और आपके पूरे व्यूअर्स को गणतंत्र की शुभकामनाएं। मैं यही चाहूंगा कि हमारा देश और आगे बढ़े, तरक्की करें और जिस मकाम पे हमें पहुंचना चाहिए उस तरफ ही बढ़ते रहे। और जहां तक आज का दिन का सवाल है या गणतंत्र दिवस की जो जिस तरह से मैं देखता हूं, मैं इसमें ये मानता हूं कि ये आज का दिन जो है एक विश्वास वाली बात है। सबसे पहली बात, ये विश्वास किस चीज का है? विश्वास है पूरे देश को अपने गणतंत्र पे होने की और
जो संविधान, जिस तरह से संविधान का जो हमने फ्रेम किया था, तो उस पे आज एक विश्वास दिलाने वाली बात है कि हमें उस पर पूरा भरोसा है। और उस विश्वास को या उस गणतंत्र को बना रखने के लिए जो सेना है, सेना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उस गणतंत्र को। जैसे कर्नल टिप्पू सर भी बता रहे थे, उसको जिस तरह से हमने अभी तक अगर हम एक साथ रहे हैं तो उसमें एक सेनाओं का बहुत बड़ा हाथ है। तो उस सेना के जो जवान और जो बाकी जो इक्विपमेंट जब राजपथ से जब जाते हैं तो आम नागरिक को अपने देश पे, अपने गणतंत्र पे एक विश्वास रखता है कि हाँ, हमें इस देश को बना रखने के लिए, इस देश के खिलाफ अगर कोई दुश्मन या कोई किसी चीज का होता है तो उसको तोड़ने के लिए या उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए एक हमारे पास एक बहुत शक्तिशाली सेना है। तो वो विश्वास बढ़ता है। और इसके साथ ही आज का दिन में जो आम नागरिक है वो अपने सेनाओं के जो बलिदान को भी याद करते हैं। हमें पता है कि आज कई सारे ऐसे हैं जो शूरवीर सैनिक जो हमारे बीच में नहीं रहे, और जिन्होंने इस साल कई ऐसे एक्शन लिए जिनके लिए उनको अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। तो उस तरह से देश के सामने उनको अवार्ड देना और उनके जो परिवार जन को इज्जत देना, उससे जो सेना है उनके मनोबल पे भी एक प्रभाव पड़ता है। और खास तौर पे जो हमारे देश पे एक इस तरह का एक प्रभाव है कि अगर हम सेना को उतना वो इज्जत देने से, जिस तरह से मैं पहले कह रहा था, जो विश्वास वाली बात है उसको और स्ट्रांग होता है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों तरफ है। आज देश को एक विश्वास है हमारे गणतंत्र पे, उस गणतंत्र को बिल्कुल स्ट्रांग रखने वाली सेना पे, और सेना के लिए एक है कि पूरा देश हमको इज्जत दे रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों के साथ लगातार हम ये चर्चा भी करते रहेंगे, तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। लेकिन देश आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजपथ पर 26 जनवरी की आन बान शान को दर्शाती परेड आज निकलेगी। राष्ट्रपति इस परेड की सलामी लेंगे। राजपथ कैसे देश का पराक्रम पथ बना, इसे आप ऐसे समझिए कि आज राजपथ पर राफेल की गर्जना सुनाई देगी। और आज क्या कुछ खास होगा, उसका पूरा ट्रेलर हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। वर्तमान थल सेनाध्यक्ष इस बार 26 जनवरी की परेड खास। इस बार राजपथ बनेगा पराक्रम पथ। भारतीय सेना के जांबाज इतिहास में पहली बार दिल्ली के आसमान से राजपथ पर कुछ इसी अंदाज में पराक्रमी छलांग लगाएंगे और एयर ड्रॉप के जरिए 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए ऐतिहासिक तंगैल युद्ध की झलक पूरे देश को दिखाएंगे। पैरा कमांडो बटालियन को ड्रॉप करना था, जिसका मकसद था जमुना के ऊपर इम्पोर्टेंट ब्रिज जो पंगोली के ऊपर था उसको कैप्चर करना। अगर इसको हम कैप्चर कर पाते तो जो नॉर्थ से साउथ की तरफ, ढाका की तरफ पाकिस्तानी ट्रूप्स जा रहे थे, 93 ब्रिगेड उनकी, उसको कट ऑफ करना था। और साथ ही साथ मराठा लाइट इन्फेंट्री जो ग्राउंड अटैक कर रही थी उनके साथ लिंकअप करना था। 1971 में ढाका से 70 किलोमीटर दूर भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच तंगैल युद्ध लड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये विश्व में सबसे बड़ा पैराड्रॉप ऑपरेशन था, जिसमें भारतीय शूरवीरों के हाथों पाकिस्तान की करारी शिकस्त हुई थी। और ऐसा पहली बार होगा जब 51 साल बाद इसी ऐतिहासिक युद्ध को राजपथ पर रिक्रिएट करने की कोशिश होगी। जिसमें परेड के दौरान तंगैल फॉर्मेशन का प्रदर्शन होगा और युद्ध में शामिल एक विंटेज डिकोटा एयरक्राफ्ट को 2 डॉर्नियर विमानों के साथ दिखाया जाएगा। 4:30 बजे ये एयर ड्रॉप हुआ, लोकल से बड़ा वेलकम किया। 7:30 बजे हमने हमला करके उस ब्रिज को कैप्चर कर लिया। उसी रात पाकिस्तान ने दोबारा हमला हमारे ऊपर किया।
उसको रिकैप्चर करने के लिए, लेकिन उनका हमला जो है बड़े विफल हो गया। ये ऑपरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इससे नॉर्थ साउथ मूवमेंट जो ढाका की तरफ हुई थी उसको हमने ब्लॉक कर दिया, जिससे हिंदुस्तान को बहुत बड़ी सफलता मिली। 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार सेना के विमानों का प्रदर्शन भी पहले से कहीं भव्य और ज्यादा रोमांचकारी होगा, जिसमें 10 से 15 नहीं बल्कि 75 विमानों की गर्जना सुनाई देगी। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 75 विमानों को परेड में शामिल किया जाएगा। इनमें राफेल, सुखोई, जगुआर, मिग-29, Mi-17 हेलीकॉप्टर और चिनूक हेलीकॉप्टर राजपथ के आसमान में सलामी देते हुए नजर आएंगे। राजपथ के आसमान में ऐसा अद्भुत नजारा पूरे देश को रोमांचित करेगा और टीवी पर बैठकर परेड देखने वाले करोड़ों दर्शकों का उत्साह उस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा जब परेड के दौरान विशेष झांकियां निकलेंगी, जिसमें 16 मार्चिंग दस्ते और 17 सैन्य बैंड के अलावा अलग अलग राज्यों, विभागों और सशस्त्र बलों की 25 झांकियां शामिल होंगी। इसके अलावा सेना के मैकेनाइज्ड कॉलम में एक PT-76 टैंक, एक सेंचुरियन टैंक, 2 MBT अर्जुन MKI टैंक, एक APC टोपस बख्तरबंद कार्मिक वाहक, एक BMP-I पैदल सेना से लड़ने वाले वाहन और 2 BMP द्वितीय पैदल सेना से लड़ने वाले वाहन भी दिखाई देंगे। इस बार के परेड की खास बात यह भी होगी कि आर्मी जवानों के मार्चिंग दस्ते 1950 के दशक से लेकर अब तक यूनिफॉर्म के साथ साथ राइफलों में हुए बदलाव का प्रदर्शन भी करेंगे, जिसमें सेना के सपूत नई पुरानी राइफलों के साथ राजपथ पर दहाड़ते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो ये ट्रेलर आपने देखा कि आज क्या कुछ खास राजपथ पर होने वाला है। जो लाइव तस्वीरें आएंगी वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू जी जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इन 73 साल में हमने काफ़ी कुछ बदलता हुआ देखा है, काफ़ी अलग अलग तरीके की परेड्स देखी है, लेकिन आज की अगर परेड की बात करें तो कितना खास, कितना अलग ये होगा? देखिए, इसमें 2 विषय हैं। सबसे पहले गणतंत्र दिवस के ऊपर 26 जनवरी को जनरली ये डिफेंस फोर्सेस सेंट्रिक होता है और जो झांकियां होती हैं वो देश की हेरिटेज, ट्रेडिशन, हिस्ट्री और हमने कितनी तरक्की की, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है। लेकिन मैं मानता हूं क्योंकि देश की रक्षा, एक गणतंत्र की रक्षा, रिपब्लिक की रक्षा आर्म्ड फोर्सेस कर सकते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, तो ये एक आर्म्ड फोर्सेस सेंट्रिक इवेंट होता है। और मैं मानता हूं कि ये बहुत अच्छी बात, जिस सरकार ने एक बड़ा अच्छा फैसला लिया है कि 1950 से लेकर अभी तक जो हमारे जो मार्चिंग कॉलम्स है या जो मैकेनाइज्ड कॉलम है उसमें वो सारे हथियार और वो सारे आर्मामेंट्स को दिखाया जाए, उनको लेकर मार्च किया जाए जो हमने पिछले 73 साल में इस्तेमाल किए। आप खुद अंदाजा लगाइए हमारे फौज ने किन हथियारों से 1947-48 का युद्ध लड़ा, फिर किन हथियारों से हमने 1962 का युद्ध लड़ा और फिर हमने कैसे 65 में। तो अगर आप देखेंगे कि एक 303 राइफल 47-48 और 1962, उसके बाद SLR आ गया, उसको भी दिखाया जा रहा है जो 65 में इस्तेमाल हुआ। उसके बाद इंसेस आ गया जिससे हमने काफी सारी इंसर्जेंसी और कारगिल युद्ध लड़ा। तो उसके बाद अब हम नए टेबोर वगैरह अभी आप देख रहे हैं कि हमारी जो पैरा कमांडोज की, स्पेशल फोर्सेस की जो टोली है वो टेबोर गन लेकर है। तो ये जितने भी नई चीजें, ये आगे तो हम बढ़ ही गए हैं, लेकिन पुरानी चीजों को इस बार दिखाने बहुत अच्छी बात है। आर्मामेंट टैंक्स में भी यही आप देख लीजिए, सेंचुरियन टैंक इस्तेमाल होता था, उसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था हमारे आर्म्ड रेजिमेंट को। वो
1965 के युद्ध में उसका काफी इस्तेमाल हुआ और हमारी फौजों ने उससे दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे लेकिन एक चीज मैंने देखा कि शायद वो टैंक अवेलेबल नहीं हुआ, AMX-13 था। मैं उसके विषय में ये बोलना चाहता हूँ, वो पहली बार 1947-48 के युद्ध में पहली बार एक टैंक को ज़ोजिला पास पार करा दिया गया था, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अभी तक भी किसी ने वो तोड़ा नहीं है, क्योंकि टैंक इतनी ऊंचाई में जाए तो शायद वो टैंक अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर उस टैंक को भी यहाँ लाया जाता तो काफी अच्छा लगता। जहां तक झांकियों की बात है, देखिए अगर आप 1950 और आज के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो पूरी दुनिया आगे बढ़ गई है। हिंदुस्तान ने बहुत ज्यादा तरक्की की है, हर क्षेत्र में, एजुकेशन फील्ड में हो, आपके हेल्थ सेक्टर में हो, आपके काफी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। तो अगर आप 1950 से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे, हमारी झांकियां देखेंगे, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि हर साल में, हर 5 साल में कितना बदलाव आया है हमारे देश की तरक्की में। यही बात लागू है हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर, सेंट्रल आर्म फोर्सेस के ऊपर, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के ऊपर, या हमारे बच्चों में जो स्कूल के बच्चे राजपथ पर डांस करते जाते हैं। तो ये मैं आप मानता हूं कि अगर आप इसको कंपैरिजन करें, किसी ने हिस्ट्री लिखनी होगी, अगर वो सिर्फ झांकियों को देखेंगे, आर्मी कॉन्टिजेंट्स को देखेंगे, हेवी इक्विपमेंट को देखेंगे, हमारे एयरफोर्स को देखेंगे, तो आपको बिल्कुल एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा कि बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत सारी खास बातें आपने तेज टिक्कू जी बताई दर्शकों को। और रिटायर्ड कर्नल एस डिनी जी, आपका भी मैं रुख करूंगी, कई बारीकियों के बारे में आपसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए इस वक्त हमें रुकना होगा। तस्वीरें लगातार टाइम्स नाउ नवभारत पर हम आपको दिखाते रहेंगे, जल्द होंगे हासिल। डॉर्नियर विमान से रफाल तक की उड़ान, राजपथ पर 75 विमानों का शानदार शो। टाइम्स नाउ नवभारत पर देखिए सारे जहां से अच्छा।